हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का थर्ड टाइप, हिमांक में अवनमन। तीसरा टॉपिक है हम लोगों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अनुसंख्या गुणधर्म का। तीसरा टाइप है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन हिमांक में अवनमन डिस्प्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिस्प्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिस्प्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हिमांक क्या होता है। हिमांक जैसे आप समझ रहे हैं कि जमना, यानी कि जब कोई द्रव घटक जिस ताप बिंदु पर जमना स्टार्ट करता है उसी को क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। या तो कह सकते हैं कि जब द्रव घटक का वाष्प दाब घट करके वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए, घट करके वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, हिमांक कहेंगे। आप क्लियर लाइन में समझ जाइए, हिमांक के मतलब जमना होता है, यानी कि जमना यानी कि द्रव के घटक, यानी कि द्रव घटक का जो ताप जो है घट करके वह ठोस के क्या हो जाए, ताप के बराबर हो जाए। या तो कह सकते हैं कि द्रव घटक का वाष्प दाब घट करके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो उसी को हिमांक कहते हैं हम लोग। चलिए देखिए इधर हिमांक, पहले हिमांक देखेंगे कि हिमांक क्या होता है। जब द्रव घटक का वाष्प दाब, जब द्रव घटक का वाष्प दाब घटकर द्रव घटक का वाष्प दाब घटकर ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, घटकर ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, ठोस के वाष्प दाब के बराबर, वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो उसे हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। लेकिन हम लोग को समझना क्या है, हिमांक में अवनमन। अवनमन के मतलब क्या होता है, कमी। तो हिमांक में कमी कब होगा, ये बातें समझना है। हिमांक तो समझ गए हम लोग कि जब अचर दाब पर द्रव घटक का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, हिमांक बोलते हैं। या तो क्लियर लाइन में हम लोग समझ सकते हैं, एक लाइन में हिमांक के मतलब होता है जमना। हिमांक के मतलब क्या होता है, जमना, यानी कि जिस ताप पर द्रव घटक जिस ताप पर संघनित होकर यानी कि जमना चालू कर देता है, वही हम लोग को क्या होगा, हिमांक होगा। ठीक है, अगर द्रव घटक 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जमना स्टार्ट करता है तो उस द्रव घटक का हिमांक बिंदु कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ऐसा एक्चुअल में द्रव घटक 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही जमना स्टार्ट करता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर आते आते ही वो बर्फ में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए द्रव का क्या होता है, घनत्व, अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है और अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ये बात याद रखिएगा। तो हम लोग को देखना है हिमांक में अवनमन क्या है। तो जब बिलियन में अवाष्पशील विलय डाला जाता है, तो अवाष्पशील विलय, बात समझिए क्लियर है। यहाँ पे अवाष्पशील विलय की बात कर रहे हैं। अवाष्पशील विलय डाला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। डाला जाता है तो क्या होगा, अवाष्पशील विलय है। विलय कैसा है, अवाष्पशील, जो वेपर नहीं बनाता है। बात समझिए आप, जो वेपर नहीं बनाता था, वेपर जब नहीं बनाता है तो विलयन के वेपर को क्या करेगा, कमी। क्या करेगा, कमी। तो विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाता है, वाष्प दाब में कमी हो जाता है, वाष्प दाब में क्या होता है, कमी हो जाता है, उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन कहते हैं।
हिमांक में अनमन, अनमन का मतलब क्या होता है? कमी, अनमन कहते हैं। तो हिमांक में अनमन कब होगा? जब विलयन में अवाष्पशील विलय डालेंगे तब। जैसे ही डालेंगे तो विलयन के वेपर को क्या करेगा? वो कमी कर देगा। जैसे ही कम हो गया तो हिमांक में क्या हो गया हम लोग का? अनमन। तो हिमांक में अनमन, हिमांक में अनमन को डेल्टा टीएफ से सूचित किया जाता है, क्योंकि हिमांक में अनमन को डेल्टा टीएफ से सूचित किया जाता है, डेल्टा टीएफ से सूचित किया जाता है, डेल्टा टीएफ से सूचित किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, ये हम लोग का वेपर है वाष्प पदार्थ, ये नीचे हम लोग का ताप हो गया, ए विलय सोलूट, यह सोलूट का ताप T0 और बी सॉल्यूशन, यह सॉल्यूशन के ताप, यह सॉल्यूशन के ताप है T। तो जैसे ही सॉल्यूशन में सोलूट को डाला जाता है, इस विलयन में जब विलय को डाला जाता है तो ये ताप में क्या करता है? कमी कर देता है। कितना कमी करता है? वही हम लोग का है हिमांक में अनमन। तो कितना कमी कर रहा है? डेल्टा टी, यानी कि जितना कमी कर रहा है वो हम लोग को क्या है? हिमांक में अनमन, हिमांक में अनमन, हिमांक में क्या है? अनमन। ठीक है, हिमांक में अनमन, यानी कि जहां हम लोग को T0 जो होगा वो बड़ा होगा T से। T0 किसका ताप है? वह शुद्ध विलय का ताप, और T किसका ताप है? यह विलयन का ताप, यानी कि जो विलय का ताप होगा वो बड़ा होगा किसके ताप से? विलयन के ताप से बड़ा होगा। तो अनमन कितना हो रहा है? इसलिए अनमन क्या है? डेल्टा टी है, यानी कि डेल्टा टी है बराबर हो जाएगा T0 माइनस टी। यही हम लोग को हिमांक में क्या है? अनमन है। ठीक है, तो चूंकि हिमांक में जो अनमन हम लोग का होता है, हिमांक का अनमन होता है डेल्टा T0 माइनस टी, T0 माइनस टी क्या है? हिमांक में अनमन है। तो फिर से एक बार समझिए, हिमांक क्या होता है? जब द्रव घटक का वाष्प पदार्थ घट करके ठोस के वाष्प पदार्थ के बराबर हो जाए तो उसे हिमांक कहते हैं। आप कभी भी नहीं भूलिएगा, जब भी कभी हिमांक का बात कहे तो आपके दिमाग में आना चाहिए जमना, जमने का बिंदु। चाहे एक लाइन आप समझ जाइए कि साम्यावस्था में, जिसे इंग्लिश में इक्विलिब्रियम बोलते हैं, यानी कि साम्यावस्था में जो जमने का दर होता है और उबलने का जो दर होता है हमेशा बराबर होता है। ठीक है, जो जमने का दर होता है और उबलने का दर होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में, वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि द्रव को उबाल रहे हैं, द्रव को उबालेंगे तो क्या होगा? वेपर बनाएगा। अगर कोई ठोस पदार्थ जैसे बर्फ है, बर्फ को यदि हम ऊष्मा बाहर से डालेंगे तो क्या होगा? गल करके वह द्रव बनेगा। तो कुछ ऐसा भी तो कंडीशन होगा कि जब द्रव का ताप और ठोस के ताप क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो उस कंडीशन पे ना तो द्रव हम लोग को ठोस बने और ना ही ठोस हम लोग को द्रव बने, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट पर जमने का दर और उबलने का जो दर होता है वो हम लोग का बराबर होता है, यानी कि जिस ताप बिंदु पर द्रव घटक को जमना चालू कर देता है उसी ताप बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। तो यहाँ पर हिमांक का अनमन कब हो जाएगा? कि जब विलयन में अवाष्पशील विलय, आप भुलाइए मत, अवाष्पशील जो वेपर नहीं बनाता है, विद्युत धारा का अनपघट हो। तो जब अवाष्पशील विलय डाला जाता है तो विलयन के वाष्प पदार्थ में कमी हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? हिमांक में अनमन। चूंकि हिमांक के अनमन को डेल्टा टीएफ से डिनोट किया जाता है। या जैसे विलयन का वेपर है हम लोग को, तो जब विलयन में हम लोग को विलय को डाले, विलयन में किसको डाले? विलय को डाले, तो डेल्टा टीएफ में क्या हो गया? कमी, यानी कि जितना हो गया ताप में कमी, वही हम लोग को हिमांक में क्या है? अनमन है। हिमांक के अनमन को डेल्टा टीएफ में डिनोट करते हैं, और डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा? T0 माइनस टी। ठीक है, क्लियर है? चूंकि हिमांक में अनमन मोललाता के सीधा समानुपाती होता है। मोललाता को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। मोलालाता, मोलालिटी, बार बार आपको बताया है। मोलालाता जो प्रति केजी विलायक में विलय के मोल संख्या के बराबर होता है, उसी को क्या कहते हैं? मोलालाता। चलिए देखिए इधर, लापरवाही मत कीजिए पढ़ाई में।
तो डेल्टा टी एफ क्या है? हिमांक में अनमन। हिमांक में जो अनमन होता है मोललाता के सीधा समानुपाती होता है। तो जब सीधा समानुपाती के साइन हटाएंगे तो एक नियतांक डालेंगे को जी हिमांक में अनमन स्थिरांक, यानी कि जहां केफ जो है हिमांक में अनमन स्थिरांक है, जिसे मोलल अनमन स्थिरांक बोलते हैं। मोलल अनमन स्थिरांक, मोलल अनमन अनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलल अनमन क्या कहते हैं? स्थिरांक कहते हैं। तो चूंकि जब मोलल अनमन स्थिरांक यानी कि केफ हम लोग को क्या है? मोलल अनमन स्थिरांक। एम क्या हम लोग को? मोललाता है। तो जब मोललाता मोललाता यानी कि स्मॉल एम, मोललाता बराबर क्या हो? 1 हो तो जब मोललाता बराबर क्या हो? 1 हो तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा? के एफ के बराबर हो जाएगा। यानी कि डेल्टा टी एफ क्या है? डेल्टा टी एफ हिमांक में अनमन और केव क्या है? मोलल अनमन स्थिरांक, यानी कि जो हिमांक में अनमन है और मोलल अनमन स्थिरांक के क्या होता है? बराबर हो जाता है। कब? जब m बराबर 1 हो तब। m क्या है? मोललाता बराबर 1 होगा तब। ठीक है, क्लियर है। चूंकि हिमांक में अनमन जो होता है केफ इंटू एम। एम क्या है? मोललाता। चूंकि मोललाता बराबर क्या होता है? मोल संख्या को स्मॉल एम से बटा में विलायक का द्रव्यमान। विलायक के द्रव्यमान क्या में होगा? विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलायक के द्रव्यमान केजी में। इस मोललाता की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग? इस मोललाता की जगह पे हम लोग रख सकते हैं यानी कि डेल्टा टी ए बराबर के एफ इंटू मोल संख्या बटा में विलायक के द्रव्यमान यानी कि W1। इसको क्या में कर देते हैं? केजी में। यानी कि इस लाइन से हमको पता चल रहा है कि जो हिमांक में अनमन होता है वो मोल संख्या पर निर्भर है। और जब मोल संख्या पर निर्भर है तो इसका मतलब है कि यह क्या है? अनुसंख्या गुणधर्म यह है, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यह है। क्यों अनुसंख्या गुणधर्म है? क्योंकि मोल संख्या पर यह निर्भर है। क्योंकि जब मोल संख्या पर निर्भर है तो यहाँ से विलय के अनुद्रव्यमान को भी हम निकाल सकते हैं। चूंकि हिमांक में अनमन स्थिरांक इंटू मोल संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान क्या में होता है? केजी में। विलायक का द्रव्यमान क्या में होता है? केजी में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोल संख्या बराबर होता है विलय के दिया हुआ द्रव्यमान यानी कि W बटा में विलय का आणविक द्रव्यमान मोलेकुलर मास। विलय का आणविक द्रव्यमान यानी कि बड़ा है विलय का आणविक द्रव्यमान। तो बताइए इस मोल संख्या की वजह क्या हो जाएगा? यानी कि डेल्टा टी ए बराबर हिमांक में अनमन बराबर हो जाएगा के हिमांक में अनमन स्थिरांक। मोल संख्या के जगह पर रख सकते हैं विलय के दिया हुआ द्रव्यमान यानी कि W बटा में आणविक द्रव्यमान यानी कि M मेन बटा उसके बटा में क्या हो जाएगा? विलायक के द्रव्यमान W1 कोची में? केजी में। और मेन बटा है तो इसके बटा में एक छिपा हुआ है, एक सबसे ऊपर जाएगा तो इसलिए हो जाएगा हिमांक में अनमन बराबर डेल्टा टी ए बराबर के एफ इंटू W यानी कि विलय के द्रव्यमान गुणे 1 रखिए चाहे मत रखिए। एम हो जाएगा विलय का आणविक द्रव्यमान और W1 हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ से आप विलय के दिया हुआ द्रव्यमान या विलायक का आणविक द्रव्यमान को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बुझा रहा है बातें? कुछ नहीं किए हम, कुछ भी नहीं किए हैं। डेल्टा टी एफ हिमांक में अनमन जो होता है मोलल अनमन स्थिरांक के बराबर। मोलल अनमन स्थिरांक इंटू एम होता है ना, एम मोललाता बराबर क्या होता है? मोल संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में। और मोल संख्या के फॉर्मूला भरिए दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। दिया हुआ द्रव्यमान को W, आणविक द्रव्यमान को M से।
तो एन के जगह, इस एन के जगह एन बराबर डब्ल्यू बटा एम है, तो एन के जगह पर रखिएगा ना आप डब्ल्यू बटा एम, यानी कि विलय के द्रव्यमान बटा विलय का आणविक द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान बटा है विलायक के द्रव्यमान W1 बटा में एक छिपा है, एक सब थूक जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ओके ओके। इसलिए क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन बराबर Kf इंटू विलय के द्रव्यमान बटा में विलय का आणविक द्रव्यमान बटा में गुणे विलायक का द्रव्यमान केजी में। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग हिमांक में अवनमन से एंथैल्पी परिवर्तन, चूंकि डेल्टा टीएफ केएफ इंटू मोललता के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। हिमांक में जो अवनमन होता है और मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन जब मोललता बराबर 1 होता है तो हिमांक में अवनमन जो होते हैं वो अवनमन स्थिरांक के बराबर हो जाता है। चूंकि अवनमन स्थिरांक बराबर होता है RT नॉट स्क्वायर गुणे नहीं बट्टा में 1000 गुणे LF। अब LF क्या है, क्वथनांक में उन्नयन जब पढ़ाए थे तो LB लिखे थे, अब यहाँ पर LF B बोले तो बॉलिंग, F लिख दिए थे फ्रीजिंग, तो LF कर दिए। ठीक है, तो LF क्या है, जब LB था तब प्रति केजी विलायक का गुप्त उष्मा था, तो यह क्या है LF है, तो यह प्रति केजी बिलियन का गुप्त उष्मा है। इसलिए LF बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि बिलियन की गुप्त उष्मा बराबर, यानी कि डेल्टा H किसका द्रव्यमान, M वहां पर भी नहीं बदलेगा, यहाँ पर भी नहीं बदलेगा, यानी कि विलय का आणविक द्रव्यमान ही रहेगा। इसलिए K बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि हिमांक में अवनमन स्थिरांक बराबर RT नॉट के स्क्वायर RT नॉट के स्क्वायर बट्टा में 1000 गुणे LF के जगह पर रख सकते हैं ना डेल्टा HB, और M बटा में कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा ना। ठीक है, तो केव देखिए किसके बराबर है, हिमांक में अवनमन स्थिरांक के, तो इसलिए हो जाएगा हिमांक में अवनमन बराबर अवनमन स्थिरांक के बराबर है, केव के बराबर, इसलिए हो जाएगा RT नॉट के स्क्वायर बट्टा में 1000 गुणे डेल्टा HB, और M है इसकी गुना ना, तो M कर दीजिए, M विलय का क्या है, आणविक द्रव्यमान, मोलर मास, विलय का आणविक द्रव्यमान। तो फिर से सुनिए, डेल्टा TF हिमांक में अवनमन, R आपका गैस स्थिरांक, T नॉट किसका ताप है, विलय का शुद्ध ताप, अभी ग्राफ में हम लोग पढ़े विलय का शुद्ध ताप, M विलय का आणविक द्रव्यमान 1000 गुणे डेल्टा HB, या डेल्टा HB है आपका बिलियन का प्रति मोल में गुप्त उष्मा, प्रति मोल में बिलियन का प्रति मोल में गुप्त उष्मा, और यह जो आपका LF है एक बिलियन का प्रति केजी में गुप्त उष्मा है। ठीक है, ओके। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हिमांक में अवनमन का अनुप्रयोग पूछता है, हिमांक में अवनमन का अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब हिमांक में अवनमन का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग किया है, 2 नंबर में आता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री से कम के वातावरण में सड़कों पर कार दौड़ाना संभव नहीं है। अरे कैसे दौड़ाइएगा 0 डिग्री से कम के वातावरण में, सड़क पे तो बर्फ जम जाएगा 0 डिग्री से कम के वातावरण में, तो उन बर्फ को हटाना पड़ेगा ना। चूंकि 0 डिग्री से कम के वातावरण में सड़क पर कार चलाना संभव नहीं है। संभव नहीं है, 0 डिग्री से कम के वातावरण में सड़क पर कार चलाना संभव नहीं है। इसलिए बर्फ को साफ करने के लिए जल बोले तो जल में उचित मात्रा में इथिलीन मिलाया जाता है।
उचित मात्रा में इथिलीन, इथिलीन बोले तो फॉर्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक में जोड़ के लिख दीजिए C2H4, ठीक है, C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथिलीन, उचित मात्रा में इथिलीन को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, इथिलीन को मिलाया जाता है, ठीक है। एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि बर्फ को हटाने के लिए, बर्फ को हटाने के लिए, बर्फ को हटाने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ये 2 पॉइंट लिख के आप 2 नंबर ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा है, मजाक में मत लीजिए, ठीक है।